वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमें चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज भी जितने थे हमने डिस्कस कर लिए, जो पूछे जा सकते थे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो जरूरी थी वो भी हमने शेयर कर लिए हैं। ठीक है, तो जिस भी सेक्शन में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी, दैट इज पनिशमेंट। ठीक है, क्या नाम है जिसका? दंड। ये जो पूरा पार्ट है चैप्टर 3 जो है, ये कहां से कहां तक है? सेक्शन 53 से 75 तक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सारे चैप्टर्स और चैप्टर्स में कहां से कहां तक सेक्शंस है, इस चीज को आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल याद करके रखिए कि कितने चैप्टर हैं, 23, पूरे 23 चैप्टर्स के नाम, किस चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक का पार्ट आ रहा है, ये सब याद करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। सेक्शन 53 जो पहली सेक्शन इस चैप्टर की है, चैप्टर 3 पनिशमेंट की, वो भी बात करती है पनिशमेंट की, दंड की। आईपीसी में जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं विभिन्न अपराधों के लिए, उसके बारे में बताती है सेक्शन 53। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये देखिए सेक्शन 53। सेक्शन 53 बात करती है पनिशमेंट की। तो इसमें बताया गया है कि पनिशमेंट के टाइप्स बताए गए हैं कि पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है। तो पनिशमेंट जो है एक्चुअली में 6 प्रकार की इसमें बताई गई थी, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो अब डिलीट हो चुकी है, हट चुकी है, इसलिए टोटल 5 प्रकार की पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड आर। इस संहिता के अंतर्गत जो भी अपराधी हैं जो पनिशमेंट के लिए लायबल होते हैं, तो उनको नीचे बताई गई तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। कितनी है? पहली है डेथ पनिशमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मृत्युदंड, या हम इंग्लिश में इसको अदर नाम से बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, है ना। फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेकंड कौन सी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। तीसरी प्रकार की है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली। अब कारावास दो तरीके का और होता है। एक तो होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें पूरी लाइफ तक के लिए कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब दो तरीके के कारावास होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है रिगरस। रिगरस को हिंदी में बोला जाता है कठिन कारावास, और सिंपल मीन सादा कारावास। कठिन कारावास का मतलब होता है विथ हार्ड लेबर, ऐसा इम्प्रिजनमेंट जिसमें कैदी को सजा दी गई है कि उसको जेल जाना पड़ेगा, तो जेल तो उसको जाना पड़ेगा, लेकिन विथ हार्ड लेबर, वहां पे उससे हार्ड लेबर करवाया जाएगा, उससे पत्थर तोड़वाए जाएंगे, पहाड़ियों पर ले जाया जाता है उनको, वहां से पत्थर तोड़वाए जाते हैं, और जो भी भारी भरकम काम होती है वो उनसे करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार रोड वगैरह बनती है, गवर्नमेंट कुछ काम होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के, उनमें भी जो एक कैदी होते हैं उनको लगा दिया जाता है। तो विगरस मीन या कठिन कारावास, जिसको बोला जाता है हार्ड लेबर। एक होता है सिंपल, जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कब जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, कब विगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, आगे अभी और भी प्रोविजन है, वहां से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सादा कारावास मीन सिंपली बस आपको जेल में रहना, आपसे कोई काम वाम नहीं करवाया जाएगा। फिर एक और प्रकार की जो पनिशमेंट दी जा सकती है वो होती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में कहा जाता है संपत्ति का संपहरण। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संप्रहरण मीन आपने कोई क्राइम किया है जिसमें आपको पनिशमेंट तो मिली है, मतलब जेल मिली है, फाइन भी, जुर्माना भी भरना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जुर्माना नहीं भरा जितना आपको भरना था, या वो जेल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं भरी आपने, तो फिर आपकी संपत्ति को संप्रहत करवा लिया जाता है। सरकार के अंडर में आपकी संपत्ति क्या होती है? फॉरफीट हो जाती है। उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, सरकार ने आपकी संपत्ति जब्त कर ली। फिर लास्ट में फाइन, जुर्माना, सभी जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के सेक्शन 53 में 5 प्रकार के दंड के प्रावधानों की बात की गई है कि आईपीसी के अंतर्गत टोटल कितने प्रकार के दंड मिलेंगे, कितनी पनिशमेंट मिलेंगी? 5। डेथ, मृत्युदंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, इसके अलावा 2 प्रकार का कारावास जो सिंपल और विगरस में बटा हुआ है, उसके बाद संपत्ति का संप्रहरण और जुर्माना, फाइन, 5 प्रकार की। अब हमारे लिए जो इस सेक्शन से इंपॉर्टेंट बातें जानने वाली है वो सबसे पहले है डेथ को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट है डेथ पनिशमेंट। तो आपको याद रखना है
कि डेथ पनिशमेंट, इसमें सिर्फ बताया है आईपीसी में कि दंड का एक प्रकार होता है डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड, लेकिन इसका मैनर, किस तरीके से डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, उसका तरीका क्या होगा, जैसा कि नॉर्मली हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो डेथ सेंटेंस है उसका तरीका है फांसी पर लटका देना, है ना। ये चीज मिलेगी कहाँ आपको, कहाँ दिया गया है ये प्रावधान, ये प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी की सेक्शन 354 की सबसेक्शन 5 में। वहीं लिख लीजिए डेथ सेंटेंस की अपने बैरेक्ट में, डेथ जहां पर लिखा है वहां पर लिख लीजिए इसका मैनर, मैनर ऑफ डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड का तरीका कहां बताया गया है, सीआरपीसी की सेक्शन 354 की सबसेक्शन 5 में। 354 सबसेक्शन 5 में तरीका बताया गया है, वहां पर लिखा गया है कि जिसको भी डेथ सेंटेंस दिया जाता है उसको तब तक लटका कर रखना है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए, हैंग टिल डेथ, जब तक लटका करके रखो जब तक कि सामने वाले की, जिस एक्यूज को डेथ पनिशमेंट दी है उसकी मृत्यु ना हो जाए, ये तरीका उसमें बताया गया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखना है, तो सबसे पहले तो डेथ को लेकर के हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए जिन पर कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ मृत्यु दंड को लेकर के, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ कि क्या मृत्यु दंड देना कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है मृत्यु दंड देना, क्योंकि हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, जीवन जीने का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स आए थे कि भाई अब कोर्ट जो है किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे देती है तो ये तो फिर आर्टिकल 19, 21, 14, 16 का वायलेशन, सॉरी 15 का वायलेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन हो गया। तो इसको लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पे जो केस लॉ है वो है आपका पहला जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या मृत्यु दंड देना संवैधानिक है, तो आपका आंसर होगा हाँ। किस केस में कहा गया है, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1973 का केस है, लिख लीजिए अपने बैरेक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि डेथ पेनल्टी इज वैलिड, द डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल if that is done according to the procedure established by law। इसमें ये कहा गया कि मृत्युदंड देना बिल्कुल वैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यदि किसी व्यक्ति से उसका जीवन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ले लिया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम आर्टिकल 21 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 की लैंग्वेज में यही कहा गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, कि यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन को लिया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके अलावा यदि किसी तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु कार्य की जाती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो डेथ सेंटेंस जो है वो कैसा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लॉ जो है बनाया गया है, इसलिए डेथ पनिशमेंट पार्लियामेंट ने हमें पावर दिया है लॉ बना करके कि आप जो है यदि कोई क्रिमिनल है जिसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से किसी की हत्या की तो आप उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। इसलिए ये जो डेथ सेंटेंस का प्रावधान है वो कैसा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसलिए ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन है। केस का नाम याद रखना है, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि भैया ठीक है डेथ सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अब ये पूछा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल तो है तो क्या हर मर्डर करने वाले को डेथ पनिशमेंट दे दी जाएगी, ऐसे तो फिर पता नहीं कितने लोगों को डेथ सेंटेंस दे दी जाएगी, तो क्या आधार होगा, क्या कंडीशन होगी, क्योंकि जब हम मर्डर पढ़ेंगे सेक्शन 299 पढ़ेंगे, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, मर्डर पढ़ेंगे, 121 पढ़ेंगे, 194, 132, 195A ऐसे प्रावधान जिनमें डेथ पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है, तो वहां पर ये भी लिखा रहता है कि या तो डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं या आजीवन कारावास दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि मोस्टली मर्डर केसेस में भी हर केस में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है। तो ये मामला पूछा मतलब आया सामने कि कब किन कंडीशंस में क्या ऐसे आधार होंगे जब कोर्ट
किसी मामले में डेथ सेंटेंस अलाउ करेगी? कब न्यायालय मृत्यु दंड देगी? ऐसे क्या कारण होंगे, ऐसे क्या आधार होंगे? तो उसके लिए जो केस हमारे सामने आया नेक्स्ट केस, वो केस है आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 1980 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पनिशमेंट मस्ट बी इन रियरेस्ट ऑफ रियर केसेस। ठीक है, रियरेस्ट ऑफ रियर केसेस। तो जो रियरेस्ट ऑफ रियर केस की कैटेगरी में आएंगे जो केस, उनमें ही डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। ये किस केस में कहा था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो रियरेस्ट ऑफ रियर केस कौन से होंगे? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है। एक केस लॉ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें उन्होंने कुछ दे करके रखा है कि मैनर ऑफ मर्डर देखा जाएगा कि किस तरीके से हत्या की गई है, मोटिव क्या है हत्या करने का। मतलब ये देखा जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही क्रूअल तरीके से की गई है, बहुत अमानवीय तरीके से, असभ्य तरीके से की गई है, और फिर उस मैटर में हम यदि डेथ सेंटेंस देते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहली चीज तो आपको कौन सा केस याद रखना है? जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया कि डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड का जो दंडादेश दिया जाता है वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और आधार क्या होगा? रियरेस्ट ऑफ रियर कैटेगरी में आना चाहिए। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आता है पब्लिक हेडिंग, सार्वजनिक फांसी। क्या सार्वजनिक तौर पे फांसी पे लटकाया जा सकता है? तो इससे संबंधित ये एक केस आया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, 1986, सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपको कई बुक्स में लक्ष्मा की जगह लक्ष्मी भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको बस याद रखना है लक्ष्मा लक्ष्मी, आपके एग्जाम में जो भी आए आप वो टिक कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी आ जाए या लक्ष्मा देवी आ जाए, क्योंकि अलग अलग बुक में किसी में लक्ष्मी दिया है, किसी में लक्ष्मा दिया है। ठीक है, तो इस केस में ये कहा गया कि क्या सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली फांसी पे लटका सकते हैं? तो इसमें कहा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग इज बार्बरिक एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, even if any jail manual provides for public hanging, it would be unconstitutional. कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब ये था कि नहीं, पब्लिकली आप किसी भी अपराधी को मृत्युदंड की सजा या उसको फांसी पर नहीं लटका सकते। फांसी के लिए कोर्ट के अंदर जो एक जगह बनाई जाती है वहां पर ही लटकाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच चौराहे पे लाके उसको फांसी पर लटका देंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही एक असभ्य तरीका है, और अनुच्छेद 21 जो संविधान का है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन करेगा अगर इस तरीके से फांसी दी जाएगी। तो भले ही किसी जेल मैनुअल में ऐसा प्रावधान दिया भी गया हो कि इनको जो है पब्लिकली फांसी की सजा दे दो, उसके बाद भी आप ऐसा नहीं कर सकते, तो पब्लिकली नहीं लटकाया जा सकता। ठीक है, केस का नाम याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, 1986। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसमें कहा गया इफेक्ट ऑफ डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। अब किसी अपराधी को मृत्यु दंड तो दे दिया गया, डेथ सेंटेंस तो दे दिया गया, लेकिन क्या यदि डेथ सेंटेंस देने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लग गया, मतलब न्यायालय ने कह दिया कि इसकी फांसी, इसको हम डेथ सेंटेंस देते हैं, ये जो पर्टिकुलर अपराधी है इसको मृत्युदंड से दंडाधिष्ट किया जाए, तो न्यायालय ने तो मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अब वो मृत्युदंड जो देना है वो कब तक देना है? डिले हो गया उसमें, कोर्ट न्यायालय ने कह दिया कि विद इन 2 मंथ्स देना है, लेकिन 2 महीने के अंदर मृत्युदंड नहीं दिया गया, उसको देने में टाइम लग गया, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, तो क्या इफेक्ट होगा उसका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, टीवी बाथेश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1983। ठीक है, टीवी बाथेश्वरन वर्सेस तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1983। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि prolonged detention to await the execution of a sentence of death is an unjust, unfair, and unreasonable procedure, and the only way to undo the wrong is to quash the sentence of death and to commute it into life imprisonment. इन्होंने कहा कि यदि डेथ सेंटेंस न्यायालय ने दिया है और उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया है, तो ये अनजस्ट है, अनफेयर है, अनरीजनेबल है,
और इस गलती को सुधारना होगा। और ये गलती कैसे सुधरेगी, या तो डेथ सेंटेंस को क्वैश खत्म करना होगा और उसको आजीवन कारावास में पलट देना होगा। Delay exceeding 2 years in the execution of a sentence of death should be considered sufficient to entitle the person to invoke Article 21 of the Constitution. इस केस में ये कहा गया कि यदि 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया, आपने डेथ सेंटेंस जो न्यायालय ने दिया था आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं दिया, मतलब अपराधी को आपने फांसी पर नहीं लटकाया, 2 साल से ज्यादा बीत गया है, तो उस अपराधी के लिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको एक अधिकार मिल जाएगा कि वो क्लेम कर सकता है कि अब जो है मुझे आर्टिकल 21 का लाभ मिले, और फिर उसकी जो राइट टू लाइफ है वो बच जाएगा और उसको उसकी जो सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस है, वो कन्वर्ट कर दी जाएगी कितने में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, आजीवन कारावास में। ये इस केस में कहा गया, ठीक है, कि यदि 2 साल से ज्यादा समय निकल जाता है और डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं की जाती है तो आर्टिकल 21 का लाभ लेने के लिए जो अपराधी है वो सशक्त हो जाता है। ये इस केस की फाइंडिंग थी, केस याद रखना है। लेकिन इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने ही दूसरे अपने एक केस में पलट दिया। उस केस का नाम है इन त्रिवेणीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में जो पहले वाला केस है उस केस की फाइंडिंग को ओवररूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, खुद ही ओवररूल कर दिया। जो हमने जस्ट ऊपर वाला केस पढ़ा है टीवी वाथेश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसको ओवररूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 साल का समय पीरियड या कोई भी फिक्स्ड टाइम पीरियड हम कर रहे हैं जिससे हम ये मान लेंगे कि यदि इतना फिक्स्ड टाइम पीरियड निकल गया है तो जो डेथ सेंटेंस न्यायालय ने दिया है वो अब एग्जीक्यूटेबल नहीं बचा। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर न्यायालय के पनिशमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस केस में ये कहा कोर्ट ने कि कोर्ट में कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ इनऑर्डिनेट डिले इन द लाइट ऑफ ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस to decide whether the execution of sentence should be carried out or should be altered into life imprisonment. इसमें ये कहा गया कि न्यायालय पूरे सर्कमस्टेंसेस को, जितनी भी परिस्थितियां हैं उनका पूरा अवलोकन करेगी, इंक्वायरी कराएगी, उसके बाद वो देखेगी कि ये जो विलंब हुआ है फांसी देने में ये क्यों हुआ है, और वो सारी सर्कमस्टेंसेस, सारी परिस्थितियां देखने के बाद ही डिसाइड करेगी कि क्या डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना है या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नो फिक्स्ड पीरियड ऑफ डिले वुड बी हेल्ड टू मेक द सेंटेंस ऑफ डेथ इनएग्जीक्यूटेबल। तो जैसा कि ऊपर इन्होंने वाथेश्वरन केस में कह दिया था कि 2 साल का यदि टाइम पीरियड निकल जाएगा तो फिर ये मान लिया जाएगा कि अपराधी के लिए आर्टिकल 21 का लाभ लेना सशक्त हो गया है वो। तो इस केस में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है कि भाई इतना टाइम पीरियड फिक्स्ड अगर निकल गया तो जो ऑर्डर डेथ सेंटेंस का दिया है वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इस केस में कहा गया। तो ये 2 केस याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ क्या है। तो लास्ट वाला फाइनल माना जाता है। तो बाद में इन्होंने खुद ही इस केस में ओवर रूल कर दिया। तो मतलब आपका आंसर आना है नो। यदि आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाए कि न्यायालय ने किसी अपराधी को डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड दिया है, और मृत्युदंड का जो कारावास उसको एग्जीक्यूट जो पनिशमेंट उसको एग्जीक्यूट करने में 2 साल का समय निकल गया है, तो क्या अब डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा कि नहीं भैया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 साल निकल गए। जो डेथ सेंटेंस दिया है न्यायालय पूरे सर्कमस्टेंसेस देखेगी, इंक्वायरी करेगी, रीजन ढूंढेगी, सफिशिएंट रीजन होंगे तो ही कम्यूट करेगी, अदरवाइज एग्जीक्यूटेबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी डेथ सेंटेंस से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को इतने केस लॉ समझ में आ गए होंगे। सारे केस लॉ बिल्कुल ध्यान से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो सारे ध्यान से याद कर लेने हैं। अब उसके बाद छोटे से केस लॉ हम पढ़ेंगे। जो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास का मतलब क्या होगा, इसको लेकर के काफी कंफ्लिक्ट थे कि भाई आपने पढ़ा होगा काफी चीजों में कि वो आजीवन कारावास का मतलब क्या आप बोलते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब होता है 14 साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आजीवन कारावास का मतलब 14 साल नहीं होता है। imprisonment for life means imprisonment for whole of the remaining period of the convicted person natural life। जो भी अपराधी है, जो भी अभियुक्त व्यक्ति है, तो अपराधी का जो नेचुरल जीवन है, मतलब जितने साल भी वो जीता, उसकी जो नेचुरल लाइफ है, 60 साल जिए, 70 साल जिए,
तो जितना भी उसकी लाइफ है, पूरी उसकी रिमेनिंग लाइफ, बची हुई जितनी भी लाइफ है, वो जेल में निकालेगा। इसका मतलब ये होता है, ना कि 14 साल। तो कहीं से कहीं तक भी आपको 14 साल पे टिक नहीं करना है। अगर आजीवन कारावास का मतलब पूछा जाए कि आजीवन कारावास मीन्स, ऑप्शन में आएंगे 14 साल, 10 साल, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, नन ऑफ द एबव। तो आपको टिक करना है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, अपराधी या अभियुक्त व्यक्ति की बची हुई पूरी नेचुरल लाइफ, मतलब होता है इम्प्रिजन। ये जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का, ये दिया गया था दो केसेस में, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रतन सिंह एंड अब्दुल आजाद वर्सेस स्टेट। ध्यान रखना है आपको ये दोनों केसेस, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रतन सिंह, अब्दुल आजाद वर्सेस स्टेट, 1976 का केस है ये, मैं मेंशन करना भूल गई, आप लिख लीजिए 1976, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि बचा हुआ जीवन पूरा, 14 साल कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे, ये हो गई आपकी सेक्शन 53, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट केसेस लॉज थे वो कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं 53A। 53A, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाना। ये वाली सेक्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको छोड़ देना है। बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए समझा दे रही हूँ कि कभी अगर आपको लगे कि यार ये होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन, निर्वासन। तो निर्वासन का जो मतलब है या ट्रांसपोर्टेशन का जो ये मतलब है, ये मीनिंग है उस समय का जब ब्रिटिश काल चल रहा था, जब अंग्रेज हमारे भारत में थे, तब ऐसे अपराधियों को जो बहुत ही ब्रूटल किस्म का अपराध करते थे, या ऐसे अपराधियों को जिनके लिए जो सजा होती थी वो मृत्युदंड होती थी, तो उनको पहले काला पानी की सजा दी जाती थी। आप लोगों ने सुना होगा, काला पानी की सजा दी जाती थी। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब है वो यही है, मीन्स ट्रांसपोर्टिंग अ क्रिमिनल बियॉन्ड द सी, एक अपराधी को समुद्र के पार लेकर बंद कर देना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक जगह बनाई गई थी, वहां पर बीच समुद्र में एक जगह बनाई गई थी, जहां पे जो बहुत ही क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते थे, बड़े अपराधी, उनको ले जाके वहां पर बंद कर दिया जाता था और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर वहां कोई नहीं जाता था, मतलब ले गए और वहां पे जाके उस कमरे में बंद कर दिया, बीच समुद्र में वो बना हुआ था, इसलिए उसको बोला जाता है काला पानी। यही है वो ट्रांसपोर्टेशन। तो 1955 जो सीआरपीसी 1955 है, तब तक ये प्रावधान रहा काला पानी का। फिर अब जो इसका मतलब है, तो अब इन्होंने ये कहा है सेक्शन 53 में, तो अब जो निर्वासन या ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम मानेंगे, वो मानेंगे आजीवन कारावास। तो आज के टाइम पे यदि कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आपको मिल जाए, तो उसका मतलब है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। बस आपको इतना याद रखना है, और इसमें आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। सेक्शन 55, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 54 बात कर रही है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करना, और 55 बात कर रही है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण करना। लघुकरण या कम्यूट करना मतलब कम करना। किसी को डेथ सेंटेंस दिया है तो उसको कम करवाना, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसको कम करवाना, ठीक। तो क्या कहा गया है, पहले 54 देखते हैं। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code। तो इसमें ये कहा गया है कि हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। सिंपल, बस आपको याद ये रखना है, पहला तो प्रावधान कि डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने की या लघुकरण करने की या कम करने संबंधित प्रावधान आईपीसी में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 54, हेडिंग याद रखनी है। कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। जो क्वेश्चंस बनते हैं प्री में मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, कि किसी ऑफेंडर को, अपराधी को
डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्युदंडादेश दिया गया है, तो उसके दंडादेश को कम कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है, समुचित सरकार। ठीक है, कैसे कर सकती है? तो अपराधी के सहमति के बिना भी खुद से भी कर सकती है, क्यों मोटो। ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर भी कम्यूट कर सकती है। कितनी कम्यूट करेगी वो हम आगे की सेक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है? हेडिंग, डेथ सेंटेंस को कम करने की शक्ति सेक्शन 54 आईपीसी में दी है। कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है, बिना सहमति के, ऑफेंडर की बिना सहमति के कर सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास को कम करने की शक्ति इसमें भी सेम है कि in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of life description for a term not exceeding 14 years। यहां से बच्चे कंफ्यूज होते थे, यहां पर 14 वर्ष जो है यूज किए गए हैं, तो बच्चों को क्या लगता था कि आजीवन कारावास का मतलब होता है 14 वर्ष। आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष नहीं होता है, हम देख चुके हैं। ठीक है, एमपी सिंह के केस में, उसमें हमने देख लिया कि आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष नहीं होता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एक्यूज पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब कम कर रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ऑलरेडी क्या मिला है? आजीवन कारावास मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। इसका मतलब है कि उसको जो सजा भोगनी है वो पूरा जितना उसका जीवन बचा है, मरते दम तक उसको जेल में ही रहना है। इसका मतलब ये है, आजीवन कारावास मतलब मरते दम तक जेल में रहना। अब इसको सजा कम करवानी है, तो इस प्रावधान में ये कहा गया है कि जब कभी भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सेम चलेगा। ठीक है, कौन कर सकता है कम, कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी। और जो अपराधी है, अपराधी की सहमति के बिना भी कर सकती है, मतलब खुद से कर सकती है गवर्नमेंट किसी अपराधी की सजा को कम। अगर अपराधी चाहे तो वो तो आवेदन लगा ही सकता है, खुद से भी कर सकती है। कितना होगा? तो देखो, आजीवन कारावास की कंडीशन में उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि आजीवन कारावास की दशा में दंडादेश का लघुकरण 14 वर्ष तक किया जाएगा, उससे अधिक नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, और जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसकी सेंटेंस को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम करने का डिसीजन लिया, तो वो कम करेगा तो कितना करेगा? 14 वर्ष तक ही कर सकता है, फिर वो 20 वर्ष नहीं कर सकता। सपोज करो कोई अपराधी है जो 25 साल का है, और 25 साल में उसने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत क्रूअल अपराध किया, जिस वजह से उसको जो है डेथ सेंटेंस की सजा मिल गई। अब डेथ सेंटेंस की सजा मिल गई, मतलब एक एप्रोप्रिएट अगर मान के चले तो वो 60 साल तक तो जिएगा, और अभी वो 25 साल का, तो वो 60 साल तक तो जिएगा। अगर उसको 20 साल के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वो 45 में छूट जाएगा, एक अंदाज बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है। और वैसे अगर नहीं उसकी सजा कम होगी तो पूरे 60 साल तक वो जेल में रहेगा। तो यदि सरकार उसका रवैया देखती है, ऐसा होता है कई बार, कुछ बड़े बड़े अपराधी भी होते हैं जिनसे हो जाती है, ब्रूटली भी उसने हत्या की होगी, लेकिन वो अपराधी नहीं रहा होगा, कुछ ऐसे कंडीशन हो गए होंगे, कभी कभी बहुत गुस्से में आदमी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर देता है, लेकिन स्वभाव का अपराधी नहीं है। तो उसका पूरा देखा जाता है कि भाई वो इतने सालों से जेल में, 5-6 साल से जेल में है, बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस डे होता है या 15 अगस्त है, आपका 26 जनवरी, ऐसे डेट पे जो है हमारे यहाँ कुछ अपराधियों की सजा माफ की जाती है। तो वो सब कुछ देख करके फिर जो है कहा जाएगा कि यार ये अपराधी बहुत सही है, तो जेलर जो होता है वो सरकार को लेटर लिखता है कि सर ये जो कुछ अपराधी है इनकी सजा कम करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। तो आजीवन कारावास यदि मिला है तो कितने कम करेंगे? तो अगर वो 25 साल का है तो उसकी जो सजा है तो कह देंगे कि जो आपको आजीवन कारावास की सजा मिली है हम इसको कम्यूट करते हैं अंडर सेक्शन 55, और आपकी सजा को कितना करते हैं? 14 वर्ष। अब आपको 14 वर्ष तक ही जेल में रहना पड़ेगा। तो 14 वर्ष मतलब 25 का वो है 1035, और 4 साल और, ठीक है, 40 ईयर्स। तो मतलब 40 ईयर्स में वो जो है वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के जो टाइम पीरियड उसने रह लिया, सपोज करो 5 साल उसके निकल गए, वो भी काउंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब एप्लीकेशन लगाई गई तभी, पूरा टाइम काउंट होता है जो भी होता है। ठीक है,
तो 14 वर्ष। अब याद रखना है आपको, डेथ सेंटेंस कम होगी, कितनी कम होगी इसमें अभी कोई प्रावधान नहीं दिया, तो हमें भी दिमाग नहीं लगाना है। 55 में आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए उन्होंने बताया, तो याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो ध्यान रखना है कि जब आजीवन कारावास को कम किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, तो 14 वर्ष से ज्यादा नहीं किया जा सकता। कभी भी कम करेंगे तो ऑर्डर यही आएगा कि इस पर्टिकुलर अभियुक्त की सजा को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कन्वर्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं कि अब ये जो है 14 वर्ष और जेल में रहेगा। 20 वर्ष नहीं कर सकते, 15 वर्ष नहीं कर सकते, 14.5 वर्ष नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो लिख लीजिए। सीआरपीसी में 433 मतलब सेक्शन 54, 55 ऑफ आईपीसी प्लस सेक्शन 433, 433 ए ऑफ सीआरपीसी, यही सेम प्रावधान हमें सीआरपीसी में पढ़ने को मिलेगा। 433, 433 ए ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब वहां से कोरिलेट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट सेक्शन यहीं पर दी थी नीचे, सेक्शन 55 ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, है ना। सेक्शन 55 ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है सेक्शन 55 ए में। इसमें बताया गया है कि समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। तो सेक्शन 54 और 55 में जो एक्सप्रेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसका मतलब है पहला, इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ डेथ सेंटेंस or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government। जहां पे डेथ सेंटेंस की बात हो रही है, डेथ सेंटेंस को कम करना है, और या फिर जो मैटर है वो यूनियन से रिलेटेड है, संघ से रिलेटेड कोई मैटर है, और फिर उन मामलों में सजा कम करनी है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो हमने 54 पढ़ी डेथ सेंटेंस को कम करना, तो वहां पे कौन सी गवर्नमेंट डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जहां पे डेथ सेंटेंस है या ऐसे मैटर्स जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव में आते, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट, डेथ के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, is for an offense against any law relating to matter to which the executive power of the state extend। अब मैटर ऐसा है जिसमें जो दंड देना है वो मृत्यु भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन जो मैटर है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति तक विस्तार से, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई क्रिमिनल जिसने अपराध गठित किया है और ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मृत्यु दंड का दंडादेश है, डेथ पनिशमेंट जिसको मिलेगी, लेकिन उस पे पावर जो है वो यूनियन का एक्सटेंड कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी। और जो अपराधी जिसने कोई अपराध किया है जिसमें उसको सजा मिली है डेथ पनिशमेंट, लेकिन जो मैटर है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है या स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर रही है, तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सीधा सीधा आता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप टिक क्या करेंगे, बोथ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 53, 54, 55 सॉरी 53, 53A, 54, 55 और 55A। आज हमें इतना ही कंप्लीट करना था, तो हमारा टारगेट पूरा हुआ। एंड आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो बता दीजिए, क्लियर है ऐसा बोल दीजिए। नो मैम, क्लियर है। मैम सेक्शन 54 में है। बताओ क्या डाउट है। मैम जो लास्ट में कॉमा के बाद लिखा है ना, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, तो उसमें रिड्यूस मतलब कितना करेंगे वो नहीं पता चला। देखो ना, ऑलरेडी वही तो लिखा है, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। आईपीसी में खुद ही बताया गया है कि जब डेथ सेंटेंस को कम्यूट करेंगे तो कितने तक कम्यूट होगी, मतलब इससे संबंधित प्रावधान आगे अभी हमें पढ़ना है। ओके मैम। अभी ये पढ़ेंगे हम, 64 से स्टार्ट होगा, तो 64 से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि डेथ सेंटेंस कम्यूट करेंगे तो कितनी कितनी सजा मिलेगी।
थैंक यू मैम। ओके, और किसी को? थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, तो फिर सबको समझ में आ गया, कोई और डाउट तो नहीं है? यस मैम। चलिए ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू दी।